चलिए क्वेश्चन 21 देखते हैं. Two cities X and Y are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every T-minute. A girl is driving a scooty with a speed of 60 km per hour in the direction X to Y. Notices that a bus goes faster every 30 minutes in the direction of her motion and every 10 minutes in the opposite direction. So यदि हम इसका डायग्राम ड्रा करने का ट्राई करते हैं तो let us say this is X and this is Y. So यहाँ से एक बस निकलती है. There's a bus leaving in either direction every T minutes. Are connected by a regular with a bus leaving in either direction every T minutes. A girl is driving a scooty, so ये मान लो girl है. So she is driving the scooty with a speed of 60 km per hour. इसकी speed है. And what does she observe? Uh, that a bus goes faster. यहाँ 30 minutes लिखता हूँ मैं कि इस डायरेक्शन में से बस एवरी 30 मिनट्स पास होते दिखती है एंड एवरी 10 मिनट्स इन अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में एवरी 10 मिनट्स शी. सो जैसे यहाँ जा रही है तो 30 मिनट्स होते ही एक बस एक्स टू वाई क्रॉस करती है और हर 10 मिनट पे वाई टू एक्स वाली बस उसे क्रॉस करती है. एंड और ये बसेस है एवरी टी मिनट्स, मतलब यहाँ से एक निकली बस तो दूसरी बस टी मिनट्स के बाद निकलेगी. सेम यहाँ पर है, एक बस निकली तो दूसरी बस टी मिनट्स के बाद यहाँ निकलेगी. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड द स्पीड ऑफ द बसेस. सो हम ऐसा मान के चलते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ बस इक्वल टू v ले लेते हैं. एंड लेट अस से द गर्ल एंड द बस स्टार्ट एट द सेम टाइम. और हमारे एज हम ये मान लेते हैं कि यहाँ शुरुआत में स्टार्ट जब होता है तो बस और जो लड़की है वो दोनों एक साथ निकलते हैं. सो द नेक्स्ट बस विल क्रॉस इट आफ्टर 30 मिनट्स. सो यहाँ पर देखिए जैसे ये गर्ल यहाँ बस निकली साथ में निकली तो दोनों साथ में थे. बस आगे निकली गर्ल 30 मिनट होने के बाद एक बस दूसरी बस यहाँ से क्रॉस करेगी और इस 30 मिनट में तो ये समझने जैसी बात है. ये गर्ल है, 30 मिनट हो गए हैं, मान लो t इज इक्वल टू 30 मिनट्स हुए हैं और एक बस क्रॉस करेगी उसे. इस टी 30 मिनट्स में द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस विल बी बाय द गर्ल विल बी 30 किलोमीटर्स बिकॉज उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर. सो ये लड़की यहाँ से लेके यहाँ आई तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे आ गई है. और इसका मतलब हमें इक्वेशन क्या मिलेगा कि t इज प्लस 30 अपॉन v. ये बस ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो, या फिर हम टाइम कंपेयर कर रहे हैं. सो टाइम ऑफ द बस विल बी टी. पहले से वो टी पास हुआ है, ये सिचुएशन में यहाँ पर टी डिस्टेंस कवर किया 30 बाई वी. स्पीड ऑफ द बस है और 30 किलोमीटर्स कवर किया है. दैट विल बी इक्वल टू हाफ हाफ आवर 30 मिनट्स जो बस में. सो ये हमने टाइम इक्वेट किया है. दिस इज टाइम फॉर द गर्ल 30 मिनट्स के बाद है और दिस इज द टाइम ऑफ द बस. सो ये हमें इक्वेशन 1 मिल गया. सिमिलरली हम अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं तो हमारा इक्वेशन बनेगा t अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस 10 अपॉन v, इसलिए कि 10 मिनट्स में क्रॉस होता है. ये 30 इसलिए आया कि 30 अपॉन v, 30 अपॉन v आया इसलिए. ये 10 मिनट्स में इसलिए. और दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 6. इसलिए 1 अपॉन 6 क्योंकि एवरी 10 मिनट्स क्रॉस कर रहे हैं तो 10 अपॉन 60 विल बी 1 अपॉन 6. और ये जो 10 है that is because the bus crosses it in every 10 minutes. So 10 minus t upon v is equal to 1 upon 6. So ये होगा इक्वेशन नंबर 2. और इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर हम इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या t माइनस टी प्लस 30 अपॉन v माइनस माइनस 10 अपॉन v कर ले लेते हैं इज इक्वल टू हाफ माइनस 1 अपॉन 6. और यदि इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें v की वैल्यू मिलेगी 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर. ये वैल्यू हमको बिकॉज दिस विल बी 40 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 6. 40 इंटू 3 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी. और हमें t निकालना है. t के लिए ऑलरेडी इसमें से कोई भी हम इक्वेशन ले सकते हैं क्योंकि v की वैल्यू हमें पता है. तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4. अगर 1 अपॉन 4 ले लेते हैं तो 30 अपॉन 120 है. सो ये इक्वेशन ले लिया हमने. तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन 4 और वो होगा 15 मिनट्स. तो सारे ऑप्शंस में देखते हैं 120 किलोमीटर पर आवर और 15 मिनट्स का जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन है 120 बाय 15 मिनट्स.
क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं. यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg and length 5 meter leans against a smooth vertical wall making an angle of 60 degree with it. The other end rests on a rough horizontal floor. The friction force that the floor exerts on the rod is. So इसका हम एक FBD जैसा डायग्राम बना लेते हैं. लेट से ये फ्लोर है और ये स्मूथ वॉल है और हम ये लैडर दिखा रहे हैं इस तरह से. सो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेंगे वो एक तो फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज करेगा. यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स होगा, N1 नाम देते हैं. यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स होगा, उसे हम N2 कह देते हैं. और यहाँ पर उसका वेट होगा W. और ये एंगल दिया गया है हमें 60 डिग्री. इसको हम नाम दे देते हैं ABC. इस ABC. तो फ्रॉम द ये इक्विलिब्रियम में है. तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं तो F विल बी इक्वल टू N2. ये फोर्स F और ये N2 अपोजिट है और इक्विलिब्रियम में है, इसलिए F इज इक्वल टू N2. दूसरा इक्वेशन हमें मिलेगा N1 इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू 200 न्यूटन, क्योंकि हमें मास दिया गया है 20 kg, दैट इज 200 न्यूटन. सो N1 की वैल्यू हमें पता है 200 न्यूटन. डिस्टेंसेस ले लेते हैं. AB हमें दिया गया है 5 मीटर और उससे हम, और ये एंगल 60 डिग्री पता है हमें, तो हम फाइंड कर सकते हैं AC विल बी 4.33 मीटर और BC विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर. ये टाइम बचाने के लिए मैंने आपको ये वैल्यूज दे दी. आप यूं कर सकते हो sin 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये 5 मीटर है तो sin 60 इज AC बाय 5. उसी तरह cos 60 विल बी BC अपॉन 5, तो इसलिए 2.5 मीटर. सो ये लेंथ की वैल्यूज आएगी. नाउ टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट A. इस पॉइंट के हम टॉर्क लेते हैं. तो F और N1 ये कोई भी टॉर्क नहीं लगाएंगे बिकॉज दे आर एक्टिंग एट द पॉइंट अराउंड विच वी आर. सो टॉर्क लगाया जाएगा W से और B से. सो टॉर्क W इंटू दिस डिस्टेंस इज 4.33. सो W इंटू 4.33 डिवाइडेड बाई 2. ये डिस्टेंस, दिस मच डिस्टेंस, ये हमारा एक्सिस है गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन. सो वो और ये W के बीच में डिस्टेंस दिए होगा विच इज 4.3 इंटू 2. एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ क्लॉकवाइज टॉर्क होगा. Or B will create an anti-clockwise torque. B will create an anti, so which therefore we can equate it. So B is equal to N2 into ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है between the two axes will be 2.5. और N2 की वैल्यू हमें पता है और N2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. N1 की वैल्यू हमें पता है 200 न्यूटन. सो इससे हम N2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. W is equal to 200 रख देते हैं तो N2 की वैल्यू इज इक्वल टू आएगी 173.2 न्यूटन आएगी. ये W की वैल्यू हम लेंगे 200 न्यूटन. तो N2 की वैल्यू 200 आएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू F. और इसे हम लिख सकते हैं 173.2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 बाय रूट थ्री ऐसे भी लिख सकते हैं. सो 100 बाय रूट 3, दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2. अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि ये 173.2 को हम 100 बाय रूट 3 कैसे समझेंगे, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो AC है, ये डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज 4.33 हम रूट 3 के टर्म में ले सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल sin 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड AC अपॉन 5. सो AC विल बी इक्वल टू 5 sin 60 और sin 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 है. सो वी कैन टेक दिस एज 5 रूट 3 बाई 2 और ये 5 रूट 3 बाई 2 उससे सॉल्व कर दे तो ऑटोमेटिक रूट 3 में आंसर मिल सकता था हमें. Question number 23. In an oscillating spring mass system, connect to a box filled sand. As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box vertically so that the average frequency, that is omega, and average amplitude of the system change with time. Which one of the following options schematically depict these changes? तो हमें चेंज इन फ्रीक्वेंसी और चेंज इन एम्पलीट्यूड का रिलेशनशिप फाइंड करना है, ग्राफ करना है विद चेंज इन मास, क्योंकि जैसे सैंड निकलती जाएगी मास कम होते जाएगा. सो मास का इफेक्ट क्या है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के ऊपर, वो हमें फाइंड करना है. हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m इन केस ऑफ सिम. सो m, सो आई कैन से ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m. सो m डिक्रीज हो रहा है, सो ओमेगा विल इंक्रीज क्योंकि मास डिक्रीज हो रहा है. सो एक तो हमें ये पता चल गया कि ओमेगा विल डिक्रीज. और
जो रियल ऑसिलेटिंग सिस्टम्स होती है, कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम ले लो, द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज इफ देयर इज एनी फॉर्म ऑफ डैम्पिंग और ड्यू टू एनर्जी लॉस। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज, क्योंकि एम्पलीट्यूड कभी भी डिक्रीज ना हो ये पॉसिबल नहीं है अनलेस द सिस्टम इज आइडियल। सो ए विल ऑलवेज डिक्रीज। और कौन सा ग्राफ ये दिखा रहा है कि ओमेगा विल इंक्रीज और एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज? तो हम ये यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ दिखा रहा है कि ओमेगा विल इंक्रीज बट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है। 3 में देखते हैं तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, फोर्थ में देखते हैं दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, जबकि सेकंड ग्राफ में ओमेगा इंक्रीज हो रहा है और एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। सो वी विल चूज ऑप्शन नंबर 2। ओमेगा इज डिक्रीजिंग, एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग। टाइम 24. A balloon is made up of material of surface tension S and its inflation outlet from where gas is filled a small area. It is filled with gas of density rho and takes spherical shape R. When the gas is allowed to flow freely upward, its radius changes from R to 0 in time. If the speed Vr of the gas coming out of the balloon depends on R and Ra is as R raised to A and T is proportional to this, हमें ये ये डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है। तो एक्सेस प्रेशर inside a sphere is given by हमें 2t by r, that is 2s by r. सो सरफेस टेंशन में हमने पढ़ा है कि कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर 2s अपॉन r होता है, और ये इसमें से एयर बाहर निकल रही है। सो इफ दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस और इसमें से इसके अंदर प्रेशर होगा 2s अपॉन r और इसमें से बाहर निकल रहा है, तो हम वी कैन यूज बर्नौलीज थ्योरम। सो दिस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s अपॉन r हम ले सकते हैं, क्योंकि बाहर निकलेगा तो प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। सो हाफ रो वी स्क्वायर, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द प्रेशर एनर्जी 2s अपॉन r, बर्नौलीज इक्वेशन। सो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4s over rho r, and therefore v is equal to square root of 4s upon rho r, and therefore we will say v is proportional to r raised to minus half, and therefore a is equal to minus half. सो ये जो r रेस टू a था तो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की a रेस टू माइनस हाफ। सो इसमें से हमें ये आइडिया आ जाएगा कि हमारा ऑप्शन 2 या 3 में से कोई एक हो सकता है, माइनस हाफ यहाँ प्लस है। अब हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। सो वी हैव बीन गिवन t is proportional to s raised to alpha, area raised to beta, rho raised to gamma and r raised to delta, ये दिया गया है। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो m0 l0 t रेस टू 1 इज इक्वल टू, ये टाइम के लिए सरफेस टेंशन के लिए m t रेस टू माइनस 2 अल्फा होगा, एरिया के लिए l स्क्वायर रेस टू बीटा होगा, डेंसिटी के लिए kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब मतलब m l रेस टू माइनस 3 रेस टू गामा होगा, और r के लिए l रेस टू डेल्टा ये होगा। तो दिस विल गिव अस, टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूले लिखते जाऊंगा। 0 इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, 0 इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा, और तीसरा होगा 1 इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस 1/2। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2, और अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 1/2 लिखेंगे तो गामा की वैल्यू आएगी हाफ। सो अल्फा माइनस हाफ और गामा हाफ। तो ये दो ऑप्शंस में हम किस में देखते हैं कि अल्फा माइनस हाफ है, तो दोनों में अल्फा माइनस हाफ दिया गया है, और गामा हाफ किस में दिया गया है, दोनों में गामा हाफ दिया गया है। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई दो ऑप्शन है वो तो कंफर्म हो गया है, लेकिन कौन सा है ये अभी हमें पता नहीं चला है। तो व्हाट वी विल डू इज दैट, हमारे पास जो इक्वेशन है 0 इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस 3 और 1 माइनस 2 अल्फा, ये जो इक्वेशन है इसमें हमें वैल्यू पता है गामा की, और बीटा और डेल्टा की वैल्यू हमें नहीं पता है। सो हम सो 0 इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस 3 गामा, गामा की वैल्यू हाफ है, प्लस डेल्टा। सो 0 इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस 3/2 प्लस डेल्टा। देयरफॉर 2 बीटा
प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 3/2। अब हम ये करेंगे कि ये जो दो ऑप्शंस है इसमें से बीटा और डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और किस में इक्वेशन मैच होता है ऐसे करेंगे। सो अगर हम ऑप्शन 2 देखते हैं तो बीटा इज -1, सो -2 होगा प्लस डेल्टा, डेल्टा इज 5/2। सो 5/2 -2, 5/2 -2 कितना होगा, हाफ होगा, बिकॉज 5/2 इज 2.5, 2.5 -2 इज हाफ। सो इसमें ये मैच नहीं हो रहा है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं उसमें क्या होता है। तीसरा ऑप्शन में बीटा इज वैल्यू -1 तो -2 प्लस इसमें दिया गया है डेल्टा के वैल्यू 7/2, 7/2 ये कितना होगा, this will be equal to 3/2 which is the right hand side, so we will say the correct option is option number 3। so ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसमें हमारा डायरेक्टली आंसर नहीं मिलता है बट ट्रायल एंड एरर से हमको आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25, consider the diameter of a spherical object being measured with the help of a vernier caliper. Suppose 10 vernier scale divisions are equal to 9 main scale divisions. The least division in ms is 0.1 and 0 is x is equal to 0.1 centimeter when the jaws of vernier calipers are closed. If the main scale reading is 5 centimeter, number of points heading vernier division is 8, the measured diameter after 0 error is। तो ये बेसिकली एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है। तो वन मेन स्केल डिवीजन दिया गया है यहाँ पर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन टू अस, और हमें ये बताया गया कि 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो ये देखते ही आपको पता है कि इसे हम वन वर्नियर स्केल डिवीजन फाइंड आउट कर सकते हैं, और वन वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन विच विल बी 9 into 0.1, राइट। सो दिस विल गिव अस 9/10 into 0.1 क्योंकि एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.1 है। So this will give us 0.09 centimeter, one vernier scale division, and we know least count is equal to 1 MSD minus 1 vernier scale division. So 0.1 minus 0.09 centimeter, which will give us 0.01 centimeter. तो चलिए हमें least count मिल गया ये डेटा के थ्रू। The zero error यहाँ पर बताया गया the least division of the MS is and the zero of the vernier scale is at x equal to 0.1 centimeter when the jaws are closed। so इससे हमें जीरो एरर का नेचर पता चलता है, तो वी कैन से दैट द जीरो एरर इज पॉजिटिव और उसका मैग्नीट्यूड है 0.1 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। MSR 5 सेंटीमीटर है, VSR 8 दिया गया है। तो फाइनल रीडिंग जो होगा, फाइनल रीडिंग होगा दैट विल बी इक्वल टू MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू VSR माइनस द एरर। MSR दिया गया है हमें 5, लीस्ट काउंट 0.01, VSR वर्नियर स्केल रीडिंग 8 डिविजन है और उसमें से माइनस करेंगे हम 0.1, पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर को सबट्रैक्ट करना है। अगर ये हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 4.98 सेंटीमीटर विच इज ऑप्शन नंबर 3। सो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 26। थैंक यू।